नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान की बात करेंगे। यह हमारा साइंस से जुड़ा हुआ 4th लेक्चर है। इसमें हम जो परीक्षा धाम की पुस्तक आती है विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत हैं उनके बारे में। जैसा कि परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन ने यह सिद्धांत 8808 में दिया था, 1808 में दिया था। इसी के साथ में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु ही मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। उसी के साथ में फिर से परमाणु के मॉडल को रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में प्रतिरूप प्रदान किया गया। इनके द्वारा परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त एवं खोखला होता है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रीय होता है और रदरफोर्ड ने इसे नाभिक का नाम दिया। रदरफोर्ड ने क्या दिया? नाभिक। नाभिक की संकल्पना किसके माध्यम से दी गई? रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन प्रमुख जो परमाणु के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि परमाणु की संरचना से जुड़ा हुआ नील्स बोर ने भी एक मॉडल दिया, और जिसे नील बोर अदर परमाणु मॉडल में प्रतिबद्ध दोनों कर रहे हैं, तो इसे मिलकर बोहर और रदरफोर्ड मॉडल भी कहा गया। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, ये रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव। 1869 में इन्होंने अपने एक आवर्त नियम प्रतिपादित किए, जिसमें उन्होंने जो तत्व हैं उनको उनके मूल, गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उनके द्वारा आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा गया, जो उन्होंने 7 आवर्त बनाए और उसके बाद में 9 वर्ग बनाए। ऐसे उन्होंने आवर्त बनाए और उसे 9 वर्ग बनाए, जिसमें उन्होंने रखा 7 × 63, 7 नंबर 63 होते हैं, तो 63 यहाँ से उन्होंने तत्वों को रखा। वहीं उसके बाद में जो मोस्ले आए, मोस्ले के द्वारा जो 1913 में आधुनिक जो हमारी आवर्त सारणी है उसको विकसित किया गया। उसमें उन्होंने जो हमारे तत्व हैं आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को एक तालिका बनाई, जिसमें तत्वों को रासायनिक, भौतिक, गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, उनके आधार पर व्यवस्थित किया। इस सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहा गया। वहीं खड़ी हुई जो पंक्तियां होती हैं उनको वर्ग कहा गया। और जो आवर्तों की संख्या थी वो कितनी रखी गई? 7 रखी गई। वहाँ क्षैतिज जो पंक्तियां होती हैं, आपने देखा होगा, ये वाली जो हमारी टेबल देखी होगी ऐसे जो बनी हुई है, तो ऐसे जो आवर्त बने हुए थे 18 हैं, और ऐसी जो संख्या है केवल 7 ही है, उनकी संख्या 8 रखी गई। इसी के बाद में हमारे जो शास्त्र है उनमें ऋषि कणाद के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले जो हमें परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार किसने दिया था? तो कणाद के द्वारा दिया गया था। कणाद ने कहा था कि परमाणु पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है और कण में अविभाजन होता है, कणों का अविभाजन नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जूलियस रॉबर्ट मेयर द्वारा 1841 में ऊर्जा संरक्षण का सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया गया। इसलिए उन्होंने जूलियस रॉबर्ट मेयर को ऊर्जा का जनक भी कहा जाता, ऊर्जा संरक्षण का जनक भी कहा जाता। किसको? जूलियस रॉबर्ट मेयर को। उनके द्वारा बताया गया कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जाता है। आप ऊर्जा के प्रमुख रूप देखेंगे, कई बार हमारे एग्जामों में ये हमसे सीधे से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या करती है? तो मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वो बनी होती है मोम वगैरह में कुछ तेल वेल डाल के, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, आप उसके पास में फिर हो जाएंगे, थोड़ी गर्मी आएगी, वो जब जलती है तो उससे प्रकाश निकलता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। उसके बाद डायनामो, डायनामो क्या, जब घूमता है उससे तब विद्युत उत्पन्न होती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को मोटर में आप करंट डालोगे उसके बाद वो घूमने लगती है, तो उसके बाद में ये यांत्रिक ऊर्जा में, ये विद्युत मोटर डायनामो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। लाउड स्पीकर, जब आप उसमें बिजली देते हो तो उसके बाद तभी तो चालू होते हैं, तभी तो उसमें से आवाज़ निकलती है। सोलर से सौर ऊर्जा मिलती है, तभी तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, माइक्रोफोन। उसके अंदर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी के साथ में विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा, जो मोमबत्ती काम कर रही थी वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय में, ये विद्युत द्वारा किए जाते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, तार हम हाथों से उसको घुमाते हैं जिससे फिर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये हमें प्रमुख परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो
हमारे यहाँ पे जो प्रमुख जो खोजें की गई थी रसायन विज्ञान में, उन वैज्ञानिकों के नाम, जैसे पहले आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो मेंडलीव द्वारा, रूस के वैज्ञानिक थे, मोसले द्वारा, मोजले लिखा है तो मोसले हैं वो। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी? मोसले के द्वारा। प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की पूछ लिया जाता है, प्रिस्टेल द्वारा हमारे ऑक्सीजन की खोज की गई। वहीं हम देखें चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। कई बार पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। बोर मोटर सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर के द्वारा दिया गया। जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। इसी के साथ में प्लांक द्वारा अपना क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की कि हमारा जो परमाणु होता है उसके मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। यहाँ रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज भी कर रहा है, ये भी देख लीजिएगा। जो प्रिस्टीले थे उनके द्वारा ऑक्सीजन की, लेकिन सीले के द्वारा क्लोरीन की खोज की जा रही है। कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। जो बेकन थे, रोजर बेकन, उनके द्वारा बारूद बनाया गया। मोसले द्वारा परमाणु क्रमांक भी बताया गया और आधुनिक आवर्त सारणी। और माइकल फेराडे द्वारा विद्युत से जुड़े हुए जो अपघटन के नियम है उनका प्रतिपादन किया गया। और पाउली के द्वारा अपवर्जन का नियम दिया गया। डी ब्रोगली द्वारा तरंग के अंतर की सिद्धांत बताया कि तरंग किस प्रकार से गति करती है, कण में करती है कि रेखाओं में गति करती है। उसके अपवाह द्वारा क्रामचिक संरचना का सिद्धांत दिया गया। क्रामचिक रचना जो नियम है उनके द्वारा। हुंड के द्वारा अधिकतम बहुलता का नियम कि कोई भी जो हमारा नाभिक में जो भी होते हैं वो हर एक 8 के बाद में एक न्यू बदल जाता है, तो उसमें हुंड का नियम आ गया। हाइजेनबर्ग द्वारा अनिश्चितता का नियम दिया गया। और हेनरी बेकले द्वारा रेडियो एक्टिवता का बताया गया। रेडियम की जो खींच की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। और जो रेडियो एक्टिवता सक्रियता बारे में बताया था तो हेनरी बेकले द्वारा बताया गया था। अब हम देख लेते हैं कि जो रसायन विज्ञान में से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी की परमाणु का नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्या होते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं? चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, माइनस वैलेंसी होती है इनके पास में। और एक कण नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में, जैसे कि एक ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है मध्य में और इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं माइनस वैलेंसी में। और प्रोटॉन जो होता है हमारा तो प्रोटॉन पे प्लस वैलेंसी पाई जाती है और न्यूट्रॉन होता है वहाँ न्यूट्रल होता है। तो ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को क्या संतुलित कर देते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। उसी के में ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। प्रातः प्रोटॉन पर धनावेश होता है हमारा, यह प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। और गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वह न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रॉन के नाभिक में पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक, जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी 1932 में। ये जो प्रक्रिया है वो मैं बता रहा हूँ। देखो नाभिक है अंदर और देखो जो बिना उसके दिख रहे हैं प्लस के वो है हमारे न्यूट्रॉन। और जो प्लस वाले हैं वो है हमारे प्रोटॉन। और माइनस वाले जो ऊपर चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की खोज हमारे गोल्डस्टीन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कर रहे हैं और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हो गए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो भी प्रोटॉन है, मतलब प्लस वैलेंसी वाले, उनकी संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। उसके द्रव्यमान क्या होता है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उनको क्या कहते हैं हम नाभिक में? उनको दोनों को सम्मिलित रूप से उसका द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि उस तत्व एक परमाणु C12 के एक परमाणु के 1/12 विभाग का कितने गुना है, यही उसके परमाणु भार के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो यौगिक हैं उनके रासायनिक नाम क्या क्या हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्लीचिंग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। उसी के बाद बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। उसके वॉशिंग पाउडर Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया वो हमारा। नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4। उसका जिप्सम CaSO4। उसके बाद में जो CuSO4 है, जो CaSO4 है, उसके बाद इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद साधारण नमक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। वहीं बिना बुझा चूना CaO जो होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद में भारी जल D2O।
उसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम क्विक सिल्वर पारा Hg, जिसको बोलते हैं क्विक प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4/1/2H2O, जिसमें से क्या जल के आधा अणु निकल जाता है, 2H2O से 1/2 हो जाता है, तो उसके बाद में 1.5 अणु निकल जाता है। तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, हेमी हाइड्रेट। उसके अंदर जो सॉल्ट पीटर है उसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। वहीं स्पिरिट ऑफ सॉल्ट क्या है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वहीं फिलोसफर फूल या मूर्खों का सोना हम किसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को, JnO को बोलते हैं, ZnO। उसके एलम फिटकरी K2SO4, इसका भी कभी बार फॉर्मूला पूछ लिया है, K2SO4 Al2 का होल इज एंड 24H2O, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। शुष्क बर्फ हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कि जो हमारी प्रमुख धातुएं हैं और उनसे जुड़े हुए जो अयस्क, जैसे सोडियम है, सोडियम का चिली सॉल्ट पीटर, उसके बाद ट्रोना, बोरक्स व साधारण नमक हमें देखने को मिलता है सोडियम में। चिली सॉल्ट पीटर, ट्रोना, बोरक्स और साधारण नमक के रूप में हमें सोडियम दिखाई देता है। वहीं हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम को ऑक्साइड हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपर हो गया और हमारा क्रायोलाइट हो गया। कौन सा होगा, ऑक्साइड, कोरंडम, फेल्सपर और क्रायोलाइट। वहीं हम पोटेशियम के बारे में बात करें तो पोटेशियम में हमें नाइटर, कार्नेलाइट, उसके बाद में मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो डोलोमाइट, इप्सम व कार्नेट। ध्यान रखना, पोटेशियम में भी कार्नेलाइट है और हमारा मैग्नीशियम में भी कार्नेलाइट, लेकिन इप्सम कार्नेलाइट है, ये अकेला है और ये हमारा इप्सम कार्नेलाइट हमें देखने को मिल जाता है, पोटेशियम व मैग्नीशियम। अब उसके बाद कैल्शियम का डोलोमाइट और कैलासाइट, डोलोमाइट व कैलासाइट। और ये कैलासाइट अब पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। सिल्वर, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। सोना का है कोल्वेराइट व सिल्वेनाइट, कोल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। वह निकेल को मिलेराइट के नाम से, क्रोमियम को क्रोमाइट के नाम से, यूरेनियम को पिचुलेट, PbO आपने देखा होगा। उसके टाइटेनियम का है इल्मेनाइट, टाइटेनियम का क्या, इल्मेनाइट। और आपको पता ही है थोरियम मोनोजाइट कहाँ मिलती है, केरल के तटों पर, तो वहाँ से हमें थोरियम की उपस्थिति है। तो हम जो फास्ट रिएक्टर बना रहे हैं वो इसी तकनीक पर आधारित बना रहे हैं कि जिससे हमें कहीं बाहर से आयात ना करना पड़े। अब उसके बाद हम मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ लेते हैं, उनमें कौन कौन से जो अवयव मिले होते हैं और उनका उपयोग किसमें किया जाता है। पीतल होता है, तो पीतल जब बनाई जाती है तो तांबा और जिंक को मिलाकर बनाई जाती है, जो बर्तन बनाने में प्रयोग होती है। और कांसा, तांबा और टिन से मिलकर बनाता है। सिक्के, घंटी व बर्तन। कांसे की एक विशेषता और है, अगर रात में अगर आप इसमें पानी भर के रख दो और सुबह आप पियोगे तो ज़िंदगी में आपको कभी अल्सर नहीं होंगे, इसका सुबह आप पानी पीते हो तो एक विशेषता ये देखी जाती है। जर्मन सिल्वर, तो जो पीतल होती है उसमें निकल और मिला दिया जाता है, इसका बर्तन बनाने में प्रयोग होता है। तो तांबा, जिंक और निकल बनाने में प्रयोग होता है। वो था रोल्ड गोल्ड, जो बाजार में झूठा सोना चलता है वो रोल्ड गोल्ड। तांबा और एल्यूमिनियम बनाने में इसका प्रयोग होता है, सस्ते आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता है। गन मेटल, जिंक, तांबा, जिंक व टिन का प्रयोग किया जाता है। देखो जो हमारी जो तीनों चीज़ों को मिला देंगे ना, कांसा और पीतल को मिला के एक तरीके से, तो हमारा गन मेटल बन जाता है। गियर, बेयरिंग वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद में डेल्टा मेटल, इसमें आयरन और मिला देंगे, जो हमारी शुरुआत की पीतल थी लेकिन इसमें परसेंटेज का अंतर होता है, तो डेल्टा मेटल बन जाता है। जहाज व पंखे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मुंज मेटल, तांबा व जिंक, टच मेटल, तांबा व जिंक, इनकी क्या होता है, बस इसकी मात्राओं में अंतर होता है। और हमारे लिए सोल्डर के बारे में पूछा जाए, ताका लगाने के लिए जो लेड का प्रयोग किया जाता है, टेन व लेड के साथ में SN व लेड PV का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में टाका बनाने के लिए। अब रोज मेटल, बिस्मथ, लेड व टिन का प्रयोग मोबाइल उद्योग में किया जाता है। भाई स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम ध्यान रखना, इसमें क्रोमियम सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टेनलेस स्टील के लिए और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में। तो हम बात करें कि पदार्थों का वर्गीकरण ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरती है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते सकते हैं, तो हमें क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। हवा, पानी, लकड़ी हमें पदार्थ के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, एक होते हैं हमारे भौतिक पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस, और फिर होते हैं रासायनिक रूप से, जिसमें हमारे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होते हैं। और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, तो समांगी मतलब समान तत्वों का मिश्रण, विषमांगी अनुपात में मिलाया जाने वाला। वहीं हम देखें
समानुपात में मिलाए जाते हैं, विषम अनुपात में मिलाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व, तत्व में कहते हैं शुद्ध में धातु, अधातु, उपधातु हैं, और यौगिकों में कार्बनिक, अकार्बनिक। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो पदार्थों में वर्गीकरण है, जो पदार्थ की अवस्था प्रारंभिक भौतिक वर्गीकरण देखा था, ठोस ऐसा जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, दृढ़ता होती है, कणों में गति कम होती है, उनको हम ठोस कहते हैं। इसके अंतर्गत पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि आते हैं। वहीं हम दूसरे बारे में बात करें तो जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस बर्तन में इनको भर के रख दोगे लिक्विड को, वैसा ही आकर तक ग्रहण कर लेंगे। दृढ़ता बहुत कम होती है आपस में, और इसमें इनके मध्य में गति व कंपन होता है। जैसे दूध, हमारा अल्कोहल वगैरह जो भी ये लिक्विड फील्ड होते हैं वो। उसके बाद में गैस के बारे में करें, ना तो आकार होता है ना ही इनका आयतन होता है, और इनमें जो दृढ़ता है नगण्य रूप से पाई जाती है। ऐसे बॉक्स होता है उसमें से दूर दूर तक पाए जाते हैं, लेकिन जबकि अगर हम बात करें ठोस में तो सबसे नज़दीक बसे रहते हैं, और फिर लिक्विड में आ जाए थोड़ी दूरी इनमें होने लगती है, इसलिए इनमें ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब देखी जाती हैं। इनके अंदर में कंपन की जो गति वगैरह होती है वो अधिक तीव्र होती है। फिर हमारी चौथी अवस्था देखी थी प्लाज्मा। ये प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रुक्स नली से सर विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी। इसे चमकते पदार्थ का नाम भी दिया गया था। चौथी अवस्था थी, और जिसे 1920 में इरविंग लैंगमैटर ने परिभाषित किया था। अब हम देख लेते हैं, अगला है, इसमें कणों में अत्यधिक ऊर्जा वाले, चमकीले व अधिक उत्तेजित होते हैं कण, और कण उच्च ताप पर आयनित गैस के रूप में होते हैं। अब उसके बाद पांचवी अवस्था है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर संघनन क्रिया। ये अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर प्राप्त होती है। जो भी जिसका घनत्व बहुत कम है उसको हम बहुत तापमान पर क्या करें, बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हैं, तो ये हमें अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस जी के द्वारा बताया गया था इनके बारे में। अब उसके बाद में हम देखें कि जो पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण है उसमें तत्व क्या हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। सभी रासायनिक पदार्थों का निर्माण किससे होता है, तत्वों से होता है। वर्तमान में कुल ज्ञात मोसले की आवर्त सारणी के अनुसार 118 तत्व, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, ये सब, नाइट्रोजन, सोना, चांदी वगैरह। इसके बाद में जो तत्व होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु, उपधातु आदि में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात की सहायता से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड Na+Cl H2O, इसकी -2 वैलेंसी, इसकी +2 वैलेंसी, तो ये निश्चित अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता तो मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण स्वयं अपना कोई गुण नहीं होता, इसमें जो पदार्थ घुले रहते हैं उनकी उस गुणों के आधार पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे हवा, समुद्री जल व पीतल, ये सब मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी जिसमें समानुपात होते हैं, होता है विषमांगी मिश्रण। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे लिए समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण क्या है, इसमें पदार्थों का संगठन और गुण सर्वत्र समान होते हैं। इन पदार्थों को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जल व नमक का मिश्रण, जल व चीनी का मिश्रण वो हमें नहीं दिखाई देता। वही विषमांगी मिश्रण, इसमें पदार्थ संगठन गुण असमान होते हैं। इसमें इस पर भौतिक रूप से देखा जा सकता है, जैसे वायु में धूल के कण दिखे जाते हैं और जल में तेल का मिश्रण, ये सब दिखते हैं। अब हम जो मिश्रण है उसको पृथक करने की कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, आश्वन, क्रिस्टलीकरण व क्रोमेटोग्राफी वगैरह। अब सबसे पहले हम देखते हैं वेपराइजेशन या फिर वाष्पीकरण। क्या होता है, द्रव या उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। जल में घुले हुए नमक को वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। वहीं कंडेंसेट क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर जो वाष्प होती है हमारी उसको द्रव में बदलने की प्रक्रिया, जो हमारे यहाँ वर्षा होती है वो इस कंडेंसन की क्रिया के कारण होती है। तो ये हमारी संघनन क्रिया। ऊर्ध्वपातन जो सीधी ठोस से लेकर गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप गर्म तवा लीजिए, घर में रोटी बनती है, उस पर आप नमक डाल दीजिए या फिर कपूर डाल दीजिए, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। वही इसमें लिखा हुआ है, कपूर का जलना, नौसादर अमोनियम क्लोराइड इस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वही लिखा है, सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तित होना। आसवन की क्रिया या डिस्टिलेशंस क्या होते हैं, देखो आसवन, प्रभाजी आसवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है, एक जैसे क्रूड ऑयल होता है हमारा, तो क्रूड ऑयल से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि हवाई पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोलतर वगैरह। लेकिन इनमें क्या होता है, एक कब प्राप्त होते हैं, इनके
तापमान में इनको जिस तापमान पर, अलग अलग तापमान पर गर्म करने पर ये हमें प्राप्त होते हैं। तो किसी पदार्थ को गर्म करके वाष्प में और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वाष्पन व संघनन प्रक्रिया संयुक्त रूप से देखी जाती है। अब हमारे लिए आ जाती है प्रभाजी आसवन की क्रिया। 1 मिनट। तो ये भाप आसवन अल्कोहल निर्माण के लिए, और जो प्रभाजी आसवन है हमारा वो डीजल पेट्रोल निर्माण के लिए किया था। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ठोस पदार्थ को ठोस और द्रव को अलग करके लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि इसमें लिखा है ठोस पदार्थ और द्रव को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे समुद्री पानी से नमक का निर्माण, आपको पता होगा कि ऐसे क्यारियाँ बना दी जाती हैं और पानी फिर पीछे चला जाता है, नमक वहीं रह जाता है, तो इसी क्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार का ब्लैक में घुले हुए विलेय पदार्थों से पृथक करने की प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे जो रक्त होता है उसमें नशीले ड्रग्स होते हैं, उनको निकालने के लिए डाई वगैरह से जो अलग अलग कलर होते हैं उनको निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल क्या है? जल एक सहसंयोजी यौगिक है जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के आपस में सहसंयोजी बंध से बना होता है। जल एक महत्वपूर्ण अच्छा विलायक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, आप इसमें से विद्युत पास नहीं कर सकते। उसी प्रकार से सामान्य वायुमंडलीय ताप पर जो हमारा जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और हम बात करें जो सर्वाधिक घनत्व कहाँ देखा जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पर सबसे सर्वाधिक घनत्व देखा जाता है। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अतः यह अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है। इसी के साथ अम्लों के प्रति प्रोटीन ग्राही व क्षारकों के प्रति यह दाता के रूप में, प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता के रूप में हमें देखा जाता है। और इसके साथ में जल उदासीन यौगिक होता है, लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम जल के प्रकार क्या होते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर या सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर। जो वह जल जो कैल्शियम और तथा मैग्नीशियम लवणों से मुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदु या सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। यह साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। और कठोर जल कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों इसमें क्या युक्त होती हैं, इससे घुले रहते हैं, इसलिए कठोर जल कहलाता है। ये आसानी से साबुन के साथ में झाग नहीं देता है। और इसमें जो जल की कठोरता को ppm या फिर mgl में मापा जाता है, या ध्यान रखिएगा। अब हम जल की कठोरता तो ये 2 प्रकार की होगी, एक होगी स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। उनके बारे में देख लेते हैं। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति के कारण देखी जाती है। तो स्थायी कठोरता क्या होती है, हम बात करें जब जल की कठोरता को उबालने पर दूर नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। और जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जो कपड़ों को आसानी से साफ कर देता है। स्थायी कठोरता वाले पानी पीने योग्य बनाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम या आरओ वाटर, जो हमारे यहाँ पे आरओ लगा रहता है, उसका प्रयोग करते हैं। अस्थायी कठोरता जिसे हम उबाल कर दूर कर देते हैं वो हमारी क्या रहती है, अस्थायी कठोरता रहती है। जब अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, वो सल्फेट वगैरह क्लोराइड वगैरह के कारण हुई थी, लेकिन ये बाइकार्बोनेट के कारण हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो धातुएं अधातु और उपधातु हैं उनके बारे में। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित हो जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। वर्तमान में हमारी जो 91 क्या है धातुएं हैं, और धातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, पीटने पर इन्हें चादर के समान बनाया जा सकता है। सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, से बहुत लंबा किया जा सकता है सोने को। चमकदार तो क्या है, जो लस्ट्रस होती हैं धातु चमकीली होती हैं। प्लेटिनम सर्वाधिक चमकीली धातु है, प्लेटिनम क्या है, सर्वाधिक चमकीली धातु है। उसी प्रकार से हम बात करें तन्य तो क्या है, डक्टाइल, जो धातु खींचकर तारा बनाए जा सकते हैं। सर्वाधिक सोना जो तन्य होती हैं। सुचालक क्या धातुओं में आप जोड़ोगे इलेक्ट्रॉनिक तो पास हो जाएगी। और सबसे अच्छा सुचालक कौन सी होती है, चांदी हमारी सबसे अच्छी विद्युत की ऊष्मा की सुचालक हो रहती है। और अनुनादी ये टकराने पर आवाज़ करती हैं, तो ये अनुनादी क्रियाएं हो जाती हैं हमारी। कठोरता हार्डनेस होती है, टंगस्टन सबसे कठोर धातु के रूप में देखी जाती है, तो हार्डनेस हो गई। परीक्षा संबंधी उपयोगी तथ्य कौन से हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काटकर अलग कर सकते हैं। सीसा धातु सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की
चालक होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो कांच होते हैं उसमें विद्युत बहुत कम प्रभावित होती है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम होती है, दूसरी सोडियम होती है, सर्वाधिक हल्की धातु हमारी लिथियम होती है और सबसे अधिक भारी धातु हमारी ओस्मियम होती है। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब उसके बाद देख लेते हैं हम जो हमारी प्रमुख धातु उनके उपयोग किसमें किए जा रहे हैं उनके बारे में। पारा का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर व बैरोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें एल्यूमिनियम जो हवाई जहाज वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन के बारे में बात करें, विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, आपने जब देखा होगा पहले जो बल्ब आते थे उसमें फिलामेंट बना रहता था और वही फिलामेंट टूट जाता था तो क्या होता, बल्ब जलना बंद हो जाता था। पोटेशियम का उपयोग उर्वरक बनाने में, सोडियम का नमक उद्योग में, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिसमें हम हाथ में प्लास्टर वगैरह बनाते हैं उसी में, मैग्नीशियम का दवाई में, जिंक का चेहरे की क्रीम व बैटरी बनाने, यूरेनियम का परमाणु ऊर्जा बनाने में, तांबे का प्रयोग बर्तन उद्योग में या बर्तन बनाने में किया जाता है। लोहे का प्रयोग भारी जो उपकरण है हमारे उनमें बनाने में तथा मैग्नीशियम का फ्लैश बल्ब बनाने में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अधातुओं के बारे में। वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातुओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। और उसके साथ में अधातुओं की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये भंगुर होती हैं, हथौड़ों से टूटकर ये टुकड़ों में बट जाती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। केवल आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकीली अवस्था में देखी जाती है। ये अतन्य होती हैं, तंती नहीं है, ये तार नहीं बनाए जा सकते, विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी हमारी धातु और धातु है जो विद्युत का चालन करती है। अधातु ऊष्मा का कुचालक होती हैं, लेकिन जो हीरा है ऊष्मा का सुचालक होता है। सभी के बारे में बताया। विद्युत का कौन सी धातु है जो विद्युत का चलन कर, ग्रेफाइट हो गई। कौन सी जो चमकदार होती है तो वो आयोडीन हो गई, ये अपवाद है। और कौन सी है जो ऊष्मा की सुचालक होती है तो हीरा होता है। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन जो हीरा है सर्वाधिक कठोर होता है, तो हमारे लिए अपवाद के रूप में जाने जा रहे हैं भाई। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ध्यान रखिएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं तो हमारी जो प्रमुख अधातुएं हैं और उनके प्रयोग कहाँ किए जा रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग जो वायुयान होते हैं हमारे उनके टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है, और हीलियम को बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। नियॉन टेलीविजन और प्लाज्मा ट्यूब में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आर्गन हमारी विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्रिप्टॉन ट्यूब लाइट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जीनॉन जो NaCl के रूप में इसका प्रयोग किया था जीनॉन का। रेडॉन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जा रहा है हमारा। ट्यूबलाइट में क्रिप्टॉन हो गई, विद्युत बल्ब में आर्गन हो गई। नियॉन टेलीविजन में जो हमारे जो उसमें प्रयोग किया था हीलियम का गुब्बारे में, और वायुयानों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है भाई। फास्फोरस का माचिस आपने देखा होगा बारूद वगैरह बनाने में किया जाता है। सल्फर जो रबड़ का वल्कनीकरण की क्रिया में सल्फर का प्रयोग होता है, कई बार पेपरों में IMP है, इसको याद रखिएगा। चर्म रोगों के उपचार में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से क्लोरीन में शुद्ध जल के रूप में इसका प्रयोग की। शुद्ध जल को जो वाटर पार्क होते हैं उसमें क्लोरीन डाली जाती है, आपने देखो बड़ा बड़ा पैकेट आके डाल देते हैं और पानी का क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और अमोनिया का प्रयोग आइस फैक्ट्री में प्रयोग किया था। अब हम एक बार देख लेते हैं मेटालॉइड या फिर उपधातुओं के बारे में। वे धातुएं जिन धातु और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी देखी गई है हमारे छात्र, ध्यान रखना। ये इनकी संख्या कितनी है? 17 है। हमने सबसे पहले देखा क्या कि हमारे टोटल तत्व कितने हैं, हमारे टोटल तत्व 118। भाई हम बात करें 91 तो हो गए हमारे धातुएं, उसके बाद हम 22 और जोड़ देंगे हमारे, तो क्या हो जाएंगे टोटल हमारे हो जाएंगे 113, तो ये हो गए। उसके साथ और जोड़ दोगे इसमें तो 120 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों तो अपने अंदर पाए जाते हैं विशेषताएं, तो टोटल 7 ये हमारे जो पाई जाती है उपधातुओं की। जैसे बोरॉन नाव की रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कंप्यूटर की जो चिप होती है उसे उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक, किसी को अगर आर्सेनिक खिला दो धीमा जहर के रूप में देखा जाता है, वो धीमे धीमे मर जाएगा व्यक्ति। एंटीमनी, इसका सुरमे में जो हमारा सुरमा आता था पहले उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और इनके प्रयोग दोनों के किए जाते हैं। उसके बाद में पोलोनियम, इसका उपयोग एंटी स्टैटिक उपकरण व अनुसंधान उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद में टेलुरियम रबड़ के वल्कनीकरण व टेलुरियम का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो हमारे रसायन विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान से जुड़ी हुई मुख्य चीज़ें हैं, अगली वीडियो में हम अम्ल क्षार एवं अन्य चीज़ों को लेकर आएंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।